हाँ, तो स्वागत है आप सभी का मेरे एक नए वीडियो में। इस वीडियो में बात करने वाले हैं हम समाकलन के बारे में कि समाकलन क्या होता है, समाकलन के कितने प्रकार होते हैं, समाकलन के सूत्रों को कैसे आसानी पूर्वक याद किया जाए और समाकलन के सवालों को कैसे सरलतापूर्वक हल किया जाए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं समाकलन, जिसको कि हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं इंटीग्रेशन। समाकलन जो होता है वो अवकलन का उल्टा प्रक्रिया होता है। आप लोग कक्षा 12वीं के गणित में अध्याय 5 में पढ़ के आए हैं अवकलन, उसी का जस्ट उल्टा प्रक्रिया हमको पढ़ना है अध्याय 7 में समाकलन। तो अवकलन का उल्टा समाकलन होता है और हम कह सकते हैं कि समाकलन का उल्टा अवकलन होता है। अर्थात समाकलन और कुछ नया चीज नहीं है, बस अवकलन की उल्टी प्रक्रिया है। तो चलिए इसको हम समझते हैं। अगर यदि हम एक फलन मान लें a है, जिसका हमको अवकलन करने पर अवकलज b मिल रहा है, यदि हम इसका रिवर्स प्रोसेस कर दें, अर्थात यदि हम b का समाकलन कर दें तो हमको a पूरा मिल जाएगा। अर्थात a का जिस प्रकार अवकलन करने पर b मिल रहा है, उसी प्रकार से यदि हम b का समाकलन कर दें तो पुनः हमको a प्राप्त हो जाएगा। अर्थात जिस प्रकार से हम पानी को ठंडा करते हैं तो बर्फ के रूप में आ जाता है, और फिर बर्फ को जब हम गर्म करते हैं अर्थात टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो वो बर्फ जो होता है वो जल के रूप में आ जाता है। उसी प्रकार से ये भी एक रिवर्स प्रोसेस है। जैसे कि हमने a का अवकलन किया तो b प्राप्त हुआ और b का समाकलन किया तो a प्राप्त हुआ। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से हमने जल को ठंडा किया तो बर्फ मिला और बर्फ का टेम्परेचर बढ़ाया अर्थात गर्म किया हमने तो हमको जल प्राप्त हुआ। जिस प्रकार से ये रेसिप्रोकल रिलेशन है, उसी प्रकार से अवकलन और समाकलन रेसिप्रोकल रिलेशन होता है, अर्थात व्युत्क्रम प्रक्रिया होती है दोनों। ठीक इसी प्रकार यदि हम कोई फलन मान ले जो कि कैपिटल fx है, उसका हम x के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं, तो जो हमको रिजल्ट मिल रहा है वो स्मॉल, तो जब हम स्मॉल fx का x के सापेक्ष समाकलन करेंगे तो पुनः हमको कैपिटल fx प्राप्त हो जाएगा। अर्थात जहां से हम चले थे वहीं पहुंच जाएंगे। तो प्रक्रिया ये होती है कि अगर किसी फलन का अवकलन करें तो जो प्राप्त होता है, पुनः यदि उसका हम समाकलन कर दें तो हमें पहले वाला जो फलन होता है वह प्राप्त हो जाता है। समाकलन के चिन्ह को हम लोग ऐसे लहराते हुए सांप की तरह दिखाते हैं और इसके बगल में ये दिखा देते हैं कि हम समाकलन किसके सापेक्ष कर रहे हैं। यदि पढ़ने की प्रयास करें तो इसको इस प्रकार से पढ़ा जा सकता है, स्मॉल fx का समाकलन x के सापेक्ष। अर्थात इसको हम पढ़ेंगे स्मॉल fx का समाकलन x के सापेक्ष। अब हम लोग सीखेंगे कि अवकलन और समाकलन किस प्रकार से जुड़े हुए हैं और समाकलन अवकलन का उल्टा प्रक्रिया कैसे है। तो चलिए देखते हैं। अगर यदि हम एक फलन x की घात 5 का अवकलन करें तो इसका अवकलन हमको मिल जाएगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 5 को आगे फेंक देंगे तो हो जाएगा 5, और जितना भी घात है उसमें से एक हम कम कर देंगे तो हो जाएगा 4। अर्थात x पे घात 5 का जो अवकलन हो जाएगा वो हो जाएगा 5x पे घात 4। जैसा कि हमने अभी सीखा है कि जो समाकलन होता है वो अवकलन की उल्टा प्रक्रिया है। तो इस परिभाषा से हम लिख सकते हैं, यदि हम 5x पे घात 4 का समाकलन करें तो हमको x पे घात 5 पुनः प्राप्त हो जाएगा। अभी हम इसका प्रोसेस सीखेंगे कि कैसे समाकलन होता है। अभी बस हम परिभाषा के माध्यम से लिख रहे हैं, क्योंकि यदि x पे घात 5 का अवकलन 5x पे घात 4 है तो परिभाषा कहता है कि समाकलन अवकलन का उल्टा प्रक्रिया है। तो इसलिए यदि इसका हम समाकलन कर दें तो पुनः हमको x पे घात 5 प्राप्त हो जाएगा। तो इसलिए हमने 5x पे घात 4 का समाकलन किया तो हमें x पे घात 5 मिल जाएगा। चलिए अब हम एक और उदाहरण के माध्यम से समझ रहे हैं कि समाकलन जो होता है वो अवकलन से उल्टा प्रक्रिया कैसे है। यदि हम
साइन एक्स का अवकलन कराएं तो आपको मैं आशा करता हूं कि सूत्र याद ही होगा। जैसा कि आप अवकलन पढ़ के आए होंगे, जब आप अवकलन पढ़ के आए होंगे तभी तो समाकलन पढ़ रहे हैं, क्योंकि समाकलन जो होता है वो अवकलन की उल्टे प्रक्रिया है। यदि आप अवकलन नहीं पढ़ के आए होंगे तो आपको समाकलन लगाने में समस्या होगी। तो आप पढ़ के आए होंगे कि साइन एक्स का जो अवकलन होता है वो कास एक्स होता है। अब यदि हम समाकलन की परिभाषा के अनुसार कॉस एक्स का समाकलन करें तो हमें साइन एक्स मिल जाएगा, क्योंकि जो समाकलन होता है वो अवकलन का उल्टा प्रोसेस होता है। तो मैंने साइन एक्स का अवकलन किया तो मुझे कॉस एक्स मिला, तो जब मैं कॉस एक्स का समाकलन करूंगा तो मुझे साइन एक्स मिल जाएगा। जैसा आप देख रहे हैं कि यदि हमको साइन एक्स का अवकलन मालूम था तो हमने उसकी सहायता से उसका समाकलन भी ज्ञात कर लिया। तो वैसे ही अब हम कुछ अवकलन के सूत्रों की सहायता से समाकलन के सूत्रों को सीखेंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग अवकलन के सूत्र देखेंगे, फिर उसका उल्टा प्रक्रिया करके हम समाकलन का सूत्र भी इधर लिखेंगे। ठीक है, यदि आपको अवकलन के सूत्र याद है तो आपको समाकलन के सूत्रों को याद करने में कोई कठिनाई नहीं होगी। यदि हम x पे घात n का अवकलन करें x के सापेक्ष तो हमें मिल जाएगा n x पे घात n माइनस 1। अब यदि आप यहाँ ध्यान दें तो यहाँ ये लॉजिक अपनाया गया है कि सबसे पहले जो घात था उसको आगे ट्रांसफर कर दिया गया है और उस घात में से एक घटा दिया गया है। तो जस्ट यदि हमको समाकलन करना हो x पे घात n की तो हम पिछले सूत्र हो जाएगा x पे घात n प्लस 1 और जो घात में हम जोड़े हैं उसी से हम भाग दे देंगे। अब आप कुछ रिलेट कर रहे होंगे कि जैसे हम अवकलन कर रहे थे तो एक घात घटाए हैं, अब समाकलन कर रहे थे तो एक घात जोड़ दिए। अब जब हम अवकलन कर रहे थे तो गुणा किए हैं, अब जब समाकलन कर रहे हैं तो भाग दे दिए। तो आप देख रहे हैं उल्टा प्रोसेस इसमें रिलेशन। अब यहाँ हम एक चीज और करेंगे, जब भी किसी फलन का हम अनिश्चित समाकलन करेंगे तो उसमें प्लस में हम कांस्टेंट लिख देंगे। चलिए अब हम अगला सूत्र देखते हैं। यदि हम x का अवकलन करते हैं x के ही सापेक्ष तो हमको यहाँ एक मिलता है, क्योंकि इस पर घात एक है। जब हम घात को आगे फेंक के फिर घात में से एक माइनस करेंगे तो हमारे पास बचेगा x पे घात 0। आप किसी भी संख्या पर घात 0 हो तो उसका मान 1 होता है। तो अर्थात x का जो अवकलन होगा x के ही सापेक्ष वो 1 आएगा। अब यदि हम समाकलन करें 1 का x के सापेक्ष, इसको हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ dx, तो ये आ जाएगा x, क्योंकि समाकलन और अवकलन एक दूसरे के उल्टी प्रक्रिया होती है। तो जब मैंने x का अवकलन किया तो मुझे 1 प्राप्त हुआ, तो उसी प्रकार से जब हम 1 का समाकलन करेंगे तो हमें x प्राप्त हो जाएगा और यहाँ पर हम कांस्टेंट के रूप में c दिखा देंगे। अगला सूत्र है dy dx साइन एक्स। तो साइन एक्स का जो अवकलन होता है वो कॉस एक्स होता है। अब यदि हम कॉस एक्स का समाकलन कर दें तो वो हमारा साइन एक्स आ जाएगा प्लस में c। अगला सूत्र है यदि हम dy dx कॉस एक्स करें, अर्थात यदि हम कॉस एक्स का अवकलन निकालें तो वो आता है माइनस साइन एक्स। इसी प्रकार यदि हम साइन एक्स का समाकलन कर दें तो ये आ जाएगा माइनस कॉस एक्स प्लस सी। अब यदि हम अगला सूत्र देखें तो जो tan एक्स का अवकलन होता है वो होता है सेक स्क्वायर एक्स। तो यदि हम सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन कर दें तो हमें मिल जाएगा tan एक्स प्लस में c।
अब यदि हम अगला सूत्र देखें, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट एक्स, ये होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। यदि हम कॉसेक स्क्वायर एक्स का समाकलन कर दे तो हमें मिल जाएगा माइनस कॉट एक्स प्लस में सी कांस्टेंट। अब यदि हम अगला सूत्र देखें तो अगला सूत्र हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ कॉसेक एक्स, तो ये हो जाता है माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। यदि अब हम कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स का समाकलन करा दें तो पुनः हमें मिल जाएगा माइनस कॉसेक एक्स प्लस में सी। अगला सूत्र है डिफरेंशिएशन ऑफ सेक एक्स, जो कि होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स। यदि हम सेक एक्स इंटू टेन एक्स का समाकलन करा दें तो पुनः हमें मिल जाएगा सेक एक्स प्लस में सी कांस्टेंट। यदि हम साइन इनवर्स एक्स का अवकलन करें तो ये हमको मिलता है 1/रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यदि पुनः हम 1/रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर का समाकलन कर दे तो ये हमें पुनः मिल जाएगा साइन इनवर्स एक्स प्लस में सी। अब यदि हम कॉस इनवर्स एक्स का अवकलन देखें तो ये हमको मिलता है -1/रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब यदि हम इसका इंटीग्रेशन कर दें तो मिल जाएगा हमको 1/रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस कॉस इनवर्स एक्स प्लस सी। अर्थात यदि हमें 1/रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर का समाकलन करना हो तो हम उसे साइन स्क्वायर एक्स या माइनस कॉस स्क्वायर एक्स कुछ भी दे सकते हैं, वो निर्भर करता है कि सवाल की क्या डिमांड है। अगला सूत्र है डिफरेंशिएशन ऑफ कॉसेक इनवर्स एक्स, ये हो जाता है -1/एक्स रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1। यदि हम 1/एक्स रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1 का इंटीग्रेशन करवा दें एक्स के सापेक्ष तो ये हमें पुनः प्राप्त हो जाएगा माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स प्लस में सी। अब यदि हम अगला सूत्र देखें तो ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ सेक इनवर्स एक्स, ये हो जाता है 1/एक्स रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1। यदि हम पुनः 1/एक्स रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1 का समाकलन करवा दें तो ये हमें मिल जाएगा सेक इनवर्स एक्स प्लस में सी। अर्थात आप 1/एक्स रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1 का जब समाकलन तो आप उसे माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स या सेक इनवर्स एक्स दोनों में से कुछ भी सकते हैं जैसा कि सवाल का डिमांड होगा। अब हम 13वां सूत्र देख लेते हैं। यदि हम d बाई डी एक्स निकालें e⁻x का, जहां पर e जो है नेपियर स्थिरांक होता है, तो यदि हम e⁻x का अवकलन निकालें तो ये e⁻x ही होता है। और फिर यदि हम e⁻x का समाकलन निकालें तो समाकलन भी e⁻x होता है और यहाँ प्लस में c हो जाएगा कांस्टेंट। अब यदि हम
अगला सूत्र देख लें, जो कि है डी बाई डी एक्स का ए टू दी पावर एक्स, जहां पर ए कोई स्थिरांक है और एक्स जो है जिसके सापेक्ष अवकलन हो रहा है। उदाहरण के रूप में जैसे 5 पे घात एक्स, तो यदि हम इसका अवकलन करेंगे तो हमको मिल जाएगा log a इंटू ए पे घात एक्स। इसको हम ऐसे न लिख के ऐसे लिखते तो बढ़िया रहेगा, ए पे घात एक्स इंटू लॉग ए। अब यदि हम ए पे घात एक्स का इंटीग्रेशन करवाएं अर्थात समाकलन करवाएं तो हमको मिल जाएगा ए पे घात एक्स और यहाँ पर हम log ए से भाग दे देंगे और प्लस में सी कांस्टेंट है। अब हम एक सूत्र की और बात कर लेते हैं, जो कि है डी बाई डी एक्स लॉग एक्स। यदि हम log एक्स का अवकलन करते हैं तो ये हमको मिलता है 1/x। यदि पुनः हम 1/x का समाकलन करवा दें तो ये हमें मिल जाएगा log x प्लस में c। अब हम आप लोगों को कुछ विशेष बातें बता देते हैं, जैसे कि जब हम अवकलन कर रहे थे और अवकलन करते समय एक से अधिक पद आ जाते थे तो हम उनको अलग अलग सेपरेट करके भी अवकलन कर ले रहे थे, तो उसी प्रकार हम समाकलन में भी कर सकते हैं। जैसे यदि हमको डी बाई डी एक्स निकालना हो u प्लस v का, जहाँ पर u और v जो है x में कोई फलन है तो इसको हम लिख सकते हैं डी बाई डी एक्स का u प्लस में डी बाई डी एक्स का v, अर्थात हम इन लोगों का अलग अलग अवकलन कर सकते हैं। उसी प्रकार से यदि हमको इंटीग्रेशन करना हो u प्लस v का x के सापेक्ष तो इनको हम अलग अलग सेपरेट करके भी समाकलन कर सकते हैं, अर्थात इंटीग्रेशन ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू dx। और ऐसे घटाना में भी हो सकता है, अर्थात दो फलन घट रहे हों तो उनका अवकलन आप अलग अलग घटाना चिन्ह के साथ कर सकते हैं, और यदि आप समाकलन कर रहे हों तो घटाना चिन्ह हो तो आप जो है घटाना चिन्ह के साथ सेपरेट करके अलग अलग उनका समाकलन कर सकते हैं। और समाकलन में हम u इंटू वी का जो सूत्र होगा उसको हम खंडहस्ता समाकलन में सीखेंगे आगे, जो कि समाकलन का प्रकार है। ठीक है, अब हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि समाकलन की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो दरअसल समाकलन की आवश्यकता तब पड़ी जब किसी फलन के अवकलज हमको प्राप्त थी और उस अवकलज से हम किस प्रकार उस फलन को प्राप्त करें। इस समस्या को सुलझाने के लिए गणितज्ञों ने समाकलन की खोज की और एक आवश्यकता और पड़ी, कुछ ऐसे फलनों के ग्राफ आलेख जो कि अनियमित रूप से होते हैं, अगर उनके नीचे के बाउंडेड क्षेत्र को हमको निकालना है अर्थात उनका क्षेत्रफल निकालना है तो किस प्रकार निकाला जाए। तो इन दोनों समस्याओं को सुलझाने के लिए गणितज्ञों ने समाकलन की खोज की। जब आप 12वीं के बाद इंजीनियरिंग का तैयारी करेंगे या इंजीनियरिंग की पढ़ाई करेंगे तब वहाँ आप समाकलन के अनुप्रयोग को और भी अच्छी तरीके से देखेंगे और समझेंगे। आपके कक्षा 12वीं गणित में जो अध्याय 8 है अर्थात जो हम पढ़ रहे हैं इसके बाद जो अध्याय 8 है उसमें आपको समाकलन के अनुप्रयोग ही पढ़ने हैं। चलिए अब हम समाकलन के प्रकार को देख लेते हैं कि समाकलन कितने प्रकार का होता है। तो समाकलन को दो प्रकार से क्लासिफाई किया गया है। पहला अनिश्चित समाकलन और दूसरा निश्चित समाकलन। अनिश्चित समाकलन के लिए अभी हम कुछ उदाहरण देके आपको समझाएंगे, तब हम आपको बताएंगे कि इसको अनिश्चित समाकलन क्यों कहते हैं। जैसे कि यदि हम लोगों को एक्स स्क्वायर का अवकलन करना हो तो ये आ जाएगा 2x, क्योंकि हम 2 को यहाँ ट्रांसफर करेंगे और 2 में से 1 घटाएंगे तो आ जाएगा 2x। यदि हम एक्स स्क्वायर प्लस 1 का अवकलन करें तो ये भी 2x आएगा, क्योंकि किसी नियतांक का जो अवकलन होता है वो 0 हो जाता है। अब यदि हम डी बाई डी एक्स का एक्स स्क्वायर माइनस 4 निकालें तो ये भी 2x आएगा। अब यदि हम डी बाई डी एक्स का एक्स स्क्वायर प्लस 10 निकालें तो ये भी 2x आएगा।
जैसा कि हमने सीखा है कि जो समाकलन होता है वो अवकलन का उल्टा प्रक्रिया होता है। तो अब यदि हम 2x का समाकलन करें सभी जगह, तो आप देखेंगे कि ये x² ही आ रहा है। अब यहाँ आप नोटिस कर पा रहे होंगे कि जब हम इन फलनों का जैसे x² + a, x² - 4, x² + 10 का अवकलन किया तो एक सेम वैल्यू मिला 2x 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 2x। जब हम फिर इन वैल्यूओं का 2x 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 दो की सेम है, जब समाकलन करेंगे तो सेम वैल्यू मिलेगा, जिसके अंतर्गत ये जो इनके साथ वैल्यू थी 1 4 10 ये सब गायब हो जाएंगे। तो यहाँ कुछ ना कुछ अनिश्चितता बना रहेगा कि कहीं न कहीं यहाँ जब हम अवकलन किए होंगे तो कोई वैल्यू यहाँ पर जो है 0 हो गया होगा, क्योंकि नियतांक का जो अवकलन होता है वो 0 हो जाता है। तो इसलिए हम उस अनिश्चितता को ध्यान में रखते हुए यहाँ कांस्टेंट c लगा देते हैं। निश्चित समाकलन में कुछ नया नहीं होता है, हालांकि प्रोसेस वही होता है, परंतु हम यहाँ सीमा लगा देते हैं। सीमा मतलब कि हम समाकलन कहाँ से कहाँ तक कर रहे हैं। जैसे उदाहरण के लिए हम यहाँ समाकलन a से b तक कर रहे हैं, फलन x के सापेक्ष। तो ऐसे समाकलनों को हम निश्चित समाकलन कहते हैं, जिसको हम निम्नतम सीमा से उच्चतम सीमा तक करते हैं। अब हम अनिश्चित समाकलन और निश्चित समाकलन के बारे में विस्तार से चर्चा आगे के प्रश्नावली में करेंगे। जैसा कि इसमें कुल 11 प्रश्नावलियां दी गई हैं, जिसमें से 7.1 से लेकर 7.7 तक बात हुई है अनिश्चित समाकलन की, और आगे 7.8 से लेकर के 7.11 तक बात हुआ है निश्चित समाकलन की। जैसा कि 7.8 जो प्रश्नावली है किसी बोर्ड में कट गया है। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में उदाहरणों और कुछ प्रश्नों के साथ। धन्यवाद।